बच्चों बताओ, जो भी मैंने दिया हो उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में कहीं कोई दिक्कत हो? बोलो बच्चों, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो? ठीक है, ओके। सेकेंड एक्सरसाइज बच्चों, उसमें कहीं कोई दिक्कत? सेकेंड में ठीक है ना? ओके, नंदिनी ठीक हो? ओके, 4A, इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक, ओके। अब बच्चों मुझे बताओ, जो भी मैंने होमवर्क में दिया था उसमें कहीं कोई डाउट लग रहा हो? ठीक, तो बच्चों लास्ट टर्म पे मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन स्टार्ट किया था। उसमें बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स जीरो है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स जीरो है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का मोमेंटम अपने आप में क्या रहेगा? कंजर्व। उसमें सबसे पहला पैटर्न जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि पार्टिकल रेस्ट पे है, एक्सप्लोड हो गया। दो पार्ट में अगर एक्सप्लोड हो रहा है तो पहले मोमेंटम जीरो था, बाद में भी जीरो होना चाहिए। अब जीरो मोमेंटम होना चाहिए तो एक दूसरे से हमेशा अपोजिट ही मूव करेगा। एक अगर ईस्ट में जा रहा है तो दूसरा वेस्ट में, एक नॉर्थ में तो दूसरा साउथ में, दोनों 100% अपोजिट ही होंगे। ये चीज़ क्लियर है? उसके अलावा फिर बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि इस सिचुएशन में अगर दोनों के मास सेम है तो दोनों की स्पीड सेम होगी, काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। अगर हल्का और भारी है तो हल्के वाले की स्पीड ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना? लेकिन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, ठीक है। अब इसमें जो अपने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं उनको फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पैटर्न बच्चों हमने डिस्कस किया। दूसरा पैटर्न बच्चों ये होता है जो जनरली ज़्यादा पूछते हैं, तो उसको हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो एक पार्टिकल है, वो तीन पार्ट में टूट गया। तीन पार्ट में आपसे बोला जाता है कि दो पार्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर जा रहा है, तीसरे पार्ट की वेलोसिटी आपको बतानी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, वो सिचुएशन। तो वो बच्चों फिर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो समझो। जैसे मान लो बच्चों ये 4m मास का पार्टिकल है, ग्रेविटी फ्री स्पेस मान रहे हैं। 4m मास का पार्टिकल है, तीन हिस्से में टूट गया, एक m इधर जा रहा है, एक m इधर जा रहा है, और जो 2m है वो मान लो यहीं कहीं जा रहा है। सारे के सारे पार्टिकल बच्चों अपने XY प्लेन में है, सारे के सारे पार्टिकल अपने XY प्लेन में, सारे के सारे पार्टिकल XY प्लेन में है। तो अब तुम्हें V3 की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों एक बार आप अपने हिसाब से ट्राई करें, बच्चों सब XY प्लेन में ही है, ठीक है ना? तो एक बार अपने हिसाब से ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस कर दूँ। V3 की वैल्यू बच्चों आपको बतानी, कर लो एक बार। क्वेश्चन समझ गए ना? पहले पूरा रेस्ट पे था, तीन पार्ट में टूट गया, दो पार्टिकल एक दूसरे से परपेंडिकुलर मूव किए, तीसरे की स्पीड तुम्हें बतानी है, ठीक है ना? जस्ट एक सेकेंड, थोड़ी सी मिस्टेक की है आपने, क्या है जल्दबाजी में किया है, उस चक्कर में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ठीक है? माइनस वी बाई √2 हो जाएगा, माइनस तो खैर ठीक है, सही है बच्चों। और कोई बच्चों? कर लिया बच्चों? ठीक है। अब बच्चों समझो, मैं कर लिया ना? हो पाया? कोई नहीं, और आपसे हो गया? हाँ, नेक्स्ट क्लास, अच्छा अच्छा, ओके, अरे हाँ ठीक है ठीक है। और किसी से हुआ? ओके, सत्यम तुमने क्या किया बताओ?
ठीक है ठीक है। ओके, तुमने क्या अप्रोच लगाई? अच्छा अच्छा, चलो मैं डिस्कस करता हूँ, समझो बच्चों। देखो, पहले सिस्टम का मोमेंटम क्या था? जीरो, तो बाद में मोमेंटम क्या होना चाहिए? जीरो। तो बच्चों हम बोलेंगे P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम जीरो, बाद में mvi mvj और m मान लो v3 वेक्टर। तो v3 वेक्टर बच्चों अपने पास आ गया माइनस का vi माइनस का vj। इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, अच्छा एक 2m था इसमें, ये मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो अब इन दोनों का स्क्वायर अंडर करूंगा तो बच्चों v बाई रूट टू। इतना समझ पाए बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। इसको बच्चों अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो माइनस v बाई टू इधर, इधर v बाई टू, तो इधर अपने पास आ जाएगा v बाई रूट टू। ये क्लियर है? अब बच्चों एक बार चेक करके बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन इसमें लग रहा हो? बोलो बच्चों। अब इसमें बाकी क्या क्या पूछा जाता है वो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है ना। ये तो इसका आंसर आ गया, पर अब बाकी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ। इसमें बोलो कहीं कोई दिक्कत लग रही हो? ठीक है, ओके। अब बच्चों समझो, तुमसे इसमें और क्या क्या पूछा जाता है। इसमें बच्चों फिर तुमसे कई बार पूछ लेता है कि इस थर्ड पार्टिकल का मान लो एक्स एक्सिस से एंगल बताओ, तो बच्चों क्या होगा? एक्स एक्सिस से, मतलब अगर पॉजिटिव एक्स से पूछता है तो 135, नेगेटिव से पूछता है तो 45, सही है। ऐसे मान लो पूछता है पॉजिटिव वाई से एंगल बताओ, 135। या कई बार ये पूछ लेता है, इनके नाम 1 2 3 दे दिए कि फर्स्ट पार्टिकल से एंगल बताओ, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो पूछ सकता है। इतना समझ गए? अब बच्चों समझो, तुम्हें तीनों पार्टिकल की स्पीड पता है? बोलो बच्चों, तीनों पार्टिकल की स्पीड पता है? तीनों पार्टिकल की अगर स्पीड पता है तो तुम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो क्या? इसकी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ 2m v बाई रूट टू का स्क्वायर। तो चेक करोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, 3 बाई टू एम वी स्क्वायर। तो बच्चों सिस्टम की आफ्टर एक्सप्लोजन एनर्जी क्या होगी? 3 बाई टू एम वी स्क्वायर। तो अब वो कई बार पूछता है कि एक्सप्लोजन की एनर्जी बताओ, एक्सप्लोजन की एनर्जी बताओ। तो बच्चों पहले एनर्जी क्या थी, बाद में कितनी होगी? 3 बाई टू एम वी स्क्वायर। तो आंसर अपने पास 3 बाई टू एम वी स्क्वायर। इसमें एक जनरल एजम्पशन ये होता है, हम मान के चलते हैं कि एक्सप्लोजन की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुई, क्योंकि एक्सप्लोजन में तो हो सकता है साउंड, हीट, बाकी चीजें हो, तो एनर्जी उसमें भी जाएगी। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन रहता है तो उसमें अंडरस्टूड होता है कि सारी एनर्जी किस में गई है? काइनेटिक एनर्जी में। बच्चों ये समझ पाए? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? अब एक मेथड बच्चों इसका ये हो गया। दूसरा मेथड बच्चों इसमें ये हो जाता है कि एम वी इधर है, एम वी इधर है, इन दोनों का नेट कितना हुआ? एम वी रूट टू। अगर मैग्नीट्यूड वाइज मतलब मोमेंटम वाइज एम वी रूट टू, तो इन दोनों का नेट अगर इधर एम वी रूट टू है तो जीरो करने के लिए इसका भी उतना ही होना चाहिए। तो एम वी रूट टू इक्वल टू 2m v3। तो v3 बच्चों यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा v बाई रूट। ये समझ के बच्चों कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब वापस समझ बच्चों, कर लो ये वाली चीजें क्लियर है ना? ठीक है। अब इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो अगर हम देखें तो बच्चों डेटा बदल सकता है। जैसे ये 5m था, मान लो इसको 4 की जगह 5m कर दिया, सॉरी, ठीक है, ओके, ठीक है। आपको बोल दिया बच्चों, जैसे सपोज ये 2m है, ये 2m है और ये m है, तो कहानी वैसी है, कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ वैसे ही करना है। मान लो बच्चों इसको 6m कर दिया, इसको m, इसको 2m, इसको 3m। तो जब भी इस तरह का रैंडम डेटा हो तो बेटर होता है कि यही फॉलो कर लो, क्योंकि फिर m भी उसमें ज़्यादा कोई उतना फ़ायदा नहीं रहता। हालांकि कर सकते हो, समझ गए ना बच्चों? खैर अब बच्चों इसमें कुछ भी डेटा वेटा बदलता है, आई थिंक कर पाओ, कोई से भी मेथड से कर सकते हो। इस वाले से तो 100% आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वरना चाहो तो दोनों का स्क्वायर अंडर रूट उससे भी कर सकते हो। अगर एक्सप्लोजन की एनर्जी पूछता है निकाल सकते हो, एंगल वगैरह पूछता है निकाल सकते हो। अगर एंगल वगैरह पूछ रहा है तो बेटर ये मेथड रहता है
क्योंकि अगर मान लो डेटा बदल दिया, इसको 2m कर दिया, इसको m कर दिया, तो फिर एंगल वगैरह निकालने में यही बेटर रहेगा, ठीक है ना। अभी बच्चों क्लियर है, चले आगे, ठीक है, ओके। अब इसके बाद बच्चों फिर हम नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बच्चों जनरली ये रहता है, आपको बोल देते हैं कि एक प्लैंक है, अभी रेस्ट पे बंदा उससे इधर जंप कर गया, तो उस प्लैंक की स्पीड बताओ, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बताओ, एटसेट्रा। अब उसी में फिर और मॉडिफिकेशन होते हैं, अभी प्लैंक रेस्ट पे था, फिर वो प्लैंक चल रहा है, तब वो कूद गया, कूदने में भी फिर मॉडिफिकेशन हो जाते हैं कि वो रिलेटिव स्पीड से कूद गया, उसमें फिर और ज़्यादा मॉडिफिकेशन ये हो जाते हैं कि उस पर 3-4 बंदे हैं, एक कहीं कूद गया, एक कहीं कूद गया। तो खैर वो सारी चीज़ें हम समझते हैं, इसको समझ गए ना बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर इसमें आप देखो, जैसे मान लो ये प्लैंक है, ये प्लैंक, इसका मास मान लो 2m, पर्सन का मास m, और अभी ये रेस्ट पे, अभी ये रेस्ट पे, तो पर्सन बच्चों राइट में जंप कर गया u स्पीड से, तो आपको प्लैंक की स्पीड बतानी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार कर लो फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पिछले किसी क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं ना, ठीक। आपका क्या नाम था? सार्थक, सार्थक, ठीक। यू भाई सही है बच्चों। चाहो तो इसको ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हो, जो मैंने एक्सप्लोजन वाला स्टार्टिंग बताया था कि रेस्ट पे है, 2 में टूट गया, तो दोनों के मोमेंटम बराबर होने चाहिए। तो अब जो हल्का वाला है उसकी स्पीड ज़्यादा, भारी वाले की कम, तो उसकी u है तो इसकी u/2, वरना वैसे भी कर सकते हो, मतलब सिंपल सा ही, ज़्यादा कुछ है नहीं, इधर प्लस इधर माइनस, p इनिशियल p फाइनल। आफ्टर जंप मान लो बच्चों इस प्लैंक की स्पीड आफ्टर जंप, मुझे पता है कि बच्चों ये पीछे जाएगा, बट एक बार आगे मान लेते हैं, वो अपने आप ही निगेटिव आ जाएगा। जंप करने के बाद ये सिचुएशन, तो 0 mu प्लस 2m v1, तो v1 बच्चों कितना आ गया u/2। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। अब बच्चों वापस मुझे बताओ, उस पर्सन की जंप करने के बाद स्पीड क्या है, ये समझ पाए ना बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है ना। माइनस u/2 आएगा, गलत लिखा है, हाँ माइनस ये बता रहा है कि वो अपोजिट जाएगा, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ पर्सन की जंप करने के बाद स्पीड क्या है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m/u², ठीक है बच्चों। जो प्लैंक है उसकी जंप करने के बाद स्पीड u/2, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m u/2 का स्क्वायर, u/2 का स्क्वायर, तो वो निकल आ जाएगी mu²/4, ये mu²/2, टोटल लिखोगे तो 3/4 mu²। तो अगर मैं पूछता हूँ सिस्टम की आफ्टर जंप टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ, लिख पाओगे? 3/4 mu², ठीक है भाई। अब इसमें बच्चों में ये पूछता हूँ, ठीक है ना, समझना, कैलकुलेट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑफ पर्सन ड्यूरिंग जंप, वो क्या होना चाहिए? और सोचो, वर्क डन बाय पर्सन, मान लो इंटरनल फोर्स वगैरह छोड़ो, वर्क डन बाय पर्सन ड्यूरिंग जंप, चलो फिर इसे लिखवा ही देता हूँ, एग्जाम्पल बच्चों लिख लो। हाँ क्या चीज? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सही बोल रहे हो, चलो एक बार लिख लो इसे बच्चों। कैलकुलेट वर्क डन बाय पर्सन इन अबव प्रोसेस, कैलकुलेट वर्क डन बाय पर्सन इन अबव प्रोसेस। कैलकुलेट वर्क डन बाय पर्सन इन अबव प्रोसेस। ठीक है, अब बच्चों समझो,
यहाँ पे हम वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकाल सकते। जस्ट एक सेकेंड। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन कौन? अच्छा, मैं समझ गया, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी कहीं बिजी हूँ। ठीक, ओके। हाँ बच्चों, मैं क्या डिस्कस कर रहा था? हाँ, वर्क डन। हाँ बच्चों, वर्क डन को हम इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें ना तो फोर्स पता है ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट पता है। तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन फंस जाती है तो हम वर्क डन निकालते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। तो बच्चों अपने पास वर्क डन क्या होगा? के फाइनल माइनस के इनिशियल, सिस्टम के लिए, ठीक है ना। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ 2m यू स्क्वायर बाई 4 और इनिशियल 0, बस ये वर्क डन हो जाए। तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन फंसेगी हम इस तरह से वर्क डन निकाल लेंगे। बताओ बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? समझ गए ना? ठीक बच्चों, इसे हटा दूं, ठीक है ना। तो बच्चों ये पहला पैटर्न हो गया जब प्लैंक रेस्ट पे हो। इसी में क्या होता है, प्लैंक मूविंग हो सकता है, ऑलरेडी वो मूव कर रहा है और पर्सन उससे जंप कर जाए, ठीक है ना, तो वो समझते हैं। इसे हटा दूं बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो अब नेक्स्ट बच्चों फिर इसमें आप देखो ये सिचुएशन 2m m रेस्ट प्लस माइनस, अब वही आ गया क्या? ये तो वही आ गया, उसका सॉल्यूशन ही आ गया है ना। कहाँ गया? हाँ ये रहा। बच्चों देखो, अब मान लो ये ऑलरेडी v0 स्पीड से मूव कर रहा है, ये बच्चों v0 स्पीड से मूव कर रहा है, ये पूरा सिस्टम ऑलरेडी v0 स्पीड से मूव कर रहा है। अब पर्सन जंप कर रहा है u स्पीड से, तब आपको जंप के बाद प्लैंक की स्पीड बतानी। क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों? अब एक बार ट्राई करो, मान लो बच्चों ये डायरेक्शन प्लस ये डायरेक्शन माइनस। क्वेश्चन समझ गए ना? पहले पूरा सिस्टम v स्पीड से मूव कर रहा है, फिर वो बंदा मान लो जंप कर गया, v0 प्लस u बाई 2, मुझे पता नहीं, अभी चेक कर। हाँ एक सेकेंड, आपका ये कहना है v0 प्लस u डिवाइडेड बाई 2, अभी चेक करते हैं। ठीक, कंसेप्ट बच्चों में वही लगाना है, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है ना। करो एक बार, ठीक है। और कोई? 3v0 माइनस u बाई 2, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। ओके, ठीक है। और कोई? ठीक है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। दीप्ति आप बताओ आपने क्या किया, तो कैसे किया पूरा बताओ थोड़ा सा। ओके, ठीक ठीक ठीक, चलो अभी देखते हैं। तुम बताओ तुमने क्या किया। नहीं, वो चीज़ ऐसे नहीं रहेगी, देखते हैं अभी देखते हैं। तुम बताओ तुमने क्या किया। वो ज़्यादा सही, जैसे v0 माइनस v1 उस सब की जगह आप कोई भी सेपरेट डेटा मान। अब हाँ, पर उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करो, ठीक है, आंसर ठीक होगा, पर सीधा सा ये मान लो जैसे ये है बच्चों, जंप करने के बाद इस 2m वाले की लेट से मैं कुछ v1 मान लेता हूँ, v1 v2 कुछ भी मान लो, इसकी मैं मान लो
u गिवन ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बस खत्म। समझे बच्चों? इसकी हमें नहीं पता, इसी वजह से बच्चों मैंने पिछले क्वेश्चन में आगे माना था, क्योंकि कई बार आपका दिमाग चलेगा कि भाई ये आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, कंफ्यूजन होगा। अब तो आगे मान लो, जो आना होगा अपने आप आ जाएगा, अपनी तरफ से दिमाग मत लगाओ। तो अब वही मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहले बच्चों इस प्लेइंग का 2mv0, इसका mv0, इसका 2mv1 और इसका mu। अब बच्चों m इसमें से कट गया, इसको यहां भेजता हूं, डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 3v0 माइनस u बाई 2, ये अपने पास स्पीड आ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ पाए? अब इसमें मान लो अगर प्रॉपर मासेस हो 100 किलो 5 किलो, स्पीड प्रॉपर हो तो थोड़ा सा प्रॉपर डेटा आ जाएगा। बस ये कंसेप्ट वाइज कहीं कोई दिक्कत लग रही है वो पूछो। बोलो नंदिनी, कोई डाउट हो? ठीक है बच्चों, अब वापस समझो। इसी में अगर मान लो जंप करने के बाद काइनेटिक एनर्जी पूछता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछता है, कुछ भी पूछता है वो कर सकते हो। वर्क डन पूछता है पूरे सिस्टम पे, तो वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम से कर सकते हो। बच्चों अभी मुझे बताओ, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? बोलो। v1 मैंने अपनी तरफ से मान लिया, जैसे मैंने उस प्लेन से जंप किया तो उसकी स्पीड कुछ हो जाएगी, वो मैंने v1 मान ली। तो पहले उसकी स्पीड v0 थी, तो मोमेंटम 2mv0, इसका mv0, इधर 2mv1, इधर mu, m तो कट गए, बस समझ गए ना? ओके बच्चों, ये चीज अभी क्लियर है? चलें फिर हम आगे, ठीक है ना, कर लो फटाफट। अब इसी में बच्चों जो नेक्स्ट पैटर्न होता है वो ये होता है कि भाई वो जंप तो कर रहा है बट रिलेटिव स्पीड से कर रहा है। जैसे ये जो स्पीड दी है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, आपसे बोल देते हैं कि भाई वो रिलेटिव स्पीड u से जंप कर रहा है, तब क्या होगा? अब रिलेटिव दो तरह से हो सकता है, कि जंप करने से पहले रिलेटिव स्पीड या जंप करने के बाद, तो वो सारी चीजें देखते हैं। खैर ये कर लिया, ठीक है ना? ओके अब बच्चों फिर हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं। इसे बच्चों देखो, इफ पर्सन जंप विथ रिलेटिव वेलोसिटी u विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लेन, जैसे मान लो पहले ये v0 से मूव कर रहा है, v0 से मूव कर रहा है, तो जंप करने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी आएगी उसके रिस्पेक्ट में वो जंप कर रहा है, तब आपको बताना है क्या रहेगा। जैसे बच्चों समझो, जंप करने के बाद मान लो प्लेन की वेलोसिटी 2 आ गई, लेट्स से 2 आ गई, तो उस 2 के रिलेटिव वेलोसिटी u है, 2 के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी u है। इफ पर्सन जंप विद रिलेटिव वेलोसिटी u विथ रिस्पेक्ट टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ठीक है? इसी में बच्चों थोड़ा सा समझना, चलो पहले लिख लो फिर मैं बताता हूं। ये चलो पहले इसको सॉल्व कर लो फिर डिस्कस करते हैं, अपने हिसाब से एक बार ट्राई करो फिर देखते हैं। पिछले दोनों क्वेश्चन बच्चों समझ पाए ना? ठीक है, कर लिया? बताओ क्या किया? मान ली उसकी भी फाइनल प्लान की हुई थी। देखो ये ठीक है, ये 2mvp, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बच्चों देखो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझना। देखो इसका मास 2m, इसका मास m। अब
मान लो बच्चों जंप करने के बाद इसकी स्पीड v1, इसकी स्पीड कितनी है v1, मान लो बच्चों इसकी स्पीड भी v1, तो बच्चों बताओ रिलेटिव कितना हुआ, रिलेटिव कितना हुआ 0। अगर हम v1 मान लें तो रिलेटिव कितना हो गया 0। अब इससे अगर मैं v1 प्लस u मान लूं तो अब बताओ रिलेटिव कितना हो गया u, वो हमें चाहिए। समझो हमें दिया है कि जंप करने के बाद जो वेलोसिटी है उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है u। तो एक बार अगर मैं v1 मानता तो v1 कट गए, रिलेटिव स्पीड क्या हो गई 0। लेकिन अगर मैं v1 प्लस u मानता हूं तो मेरे पास रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी u। समझ पाए ना बच्चों इसे, इसमें कहीं कोई दिक्कत, ठीक है भाई। अब हम वही कंसेप्ट अपना मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे। तो शुरू में अगर मैं मोमेंटम लिखता हूं तो 2m v0 m v0 2m v1 m v1 प्लस u, बच्चों m m m m ये कट गए, समझ गए ना बच्चों। ये अपने पास 3v0 2v1 प्लस v1 प्लस mu, नहीं u केवल, ओके बच्चों चेक कर दे देना अगर मैं कहीं मिस्टेक करूं, यहां तक सब सही। अच्छा ये इक्वल, अब ठीक है, ठीक है। अब मुझे u लिखना है तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3v0 माइनस v1 बाई कुछ नहीं है ना, अच्छा v1 निकालना है, v1 निकालना है, सॉरी v1 अगर मुझे निकालना है तो 3v0 माइनस u अपॉन 3। अभी चेक करें बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, समझ गए ना बच्चों, कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है। तो बच्चों अभी मुझे बताओ इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, ठीक। इसी में अगर मान लो बाद में प्रॉपर डेटा हो तो प्रॉपर आंसर आ जाएगा, प्रॉपर आंसर आता है आपसे पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी वगैरह कुछ बताओ, वो निकाल सकते हो। बोलो क्लियर है इतना बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन, चले आगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, ये चीज क्लियर है, ठीक है। इसी में बच्चों कई बार वो ये बोलता है कि जो वो ये जंप कर रहा है वो बिफोर जो स्पीड है उसके रिस्पेक्ट में जंप कर रहा है, ये तो हमने आफ्टर स्पीड के रिस्पेक्ट में जंप करवाया। किसी किसी क्वेश्चन में बोलता है कि बिफोर स्पीड के रिस्पेक्ट में जंप कर रहा है, तो बिफोर स्पीड के रिस्पेक्ट में अगर करता तो हम क्या करते 2m, इसको v1। अब बिफोर इसकी स्पीड क्या थी v0, मान लो बच्चों ये v0 से जंप कर रहा है, बताओ रिलेटिव क्या हुई 0, रिलेटिव क्या हुई 0। अब वो v0 प्लस u से जंप कर रहा है तब रिलेटिव v0 प्लस u, वही हमें चाहिए। तो जैसे हमने इसमें v1 प्लस u लिया था उसमें अगर वो बिफोर स्पीड के रिस्पेक्ट में जंप करता तो ये ले लेते, कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। अब यहां जैसे हमने v1 प्लस u लिखा था उसकी जगह हम क्या कर देते v0 प्लस u, और क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाता। समझ गए ना बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब बच्चों इसमें फिर और कैसे पैटर्न के बनते हैं वो मैं करवा नहीं रहा हूं, बस ऐसे ही समझा रहा हूं तो वो समझो। जैसे मान लो बच्चों ये रेस्ट पे है, इस पे दो बंदे खड़े, एक बंदा इधर जंप कर गया, जंप करने के बाद आपसे स्पीड पूछ ली, जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया वो खत्म हो गया, स्पीड आपने निकाल ली, सब ठीक है। दूसरे बंदे को उसी प्लेन के साथ मार लो, 3m मास मार लो, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मान लो उसके बाद ये जंप कर गया, तो वो क्वेश्चन कैसा बन गया, देखो जो सबसे पहला पार्ट हमने सॉल्व किया, जैसे बच्चों समझना, देखो इसका मास मान लो 2m, इस पे m ऐसे, अभी रेस्ट पे ये u से जंप कर गया, तो ये कौन सा पैटर्न बन गया, फर्स्ट पैटर्न। इस पूरे का मास 3m, तो स्पीड कितनी आएगी इसकी u/3। तो अब प्लैंक प्लस पर्सन की स्पीड इधर कितनी आ गई u/3, ठीक है भाई। अब मान लो ये बंदा इधर u से फिर जंप कर गया, तो फिर वही मोमेंटम कंजर्वेशन, तो ये कौन सा पैटर्न बन गया, सेकंड वाला। तो वो लगा सकते हो, पहले एक बार लगाओ फिर दूसरी बार लगाओ, ठीक है। कई बार बोलते हैं एक साथ दोनों जंप कर गए u स्पीड से, तो वो फर्स्ट पैटर्न नहीं बन गया। समझ गए ना बच्चों, तो वो एक एक करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है।
बोलो बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चले आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों फिर क्वेश्चन इसमें आप देखो, जैसे मान लो बच्चों ये लेंथ L है, इस तरह का क्वेश्चन आपके जे एग्जाम में पूछा गया है। ये पॉइंट बच्चों A, इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है L, ये पॉइंट B, एक बार ये पॉइंट बच्चों ग्राउंड पे, इसको मैंने ओरिजिन बोला, इसका मास भी बच्चों मैं m बोल देता हूँ, थोड़ा सा आसान पड़ेगा, या 2m बोल देता हूँ, चलो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है ना। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज एज ब्लॉक कम एट पॉइंट बी। तो ये बच्चों हम पहले भी कर चुके हैं, वही चीज है। बच्चों रेस्ट से इसको छोड़ दिया तो बस डिस्प्लेसमेंट बताना, ये बी पॉइंट पे जब आ जाएगा तब उसका डिस्प्लेसमेंट बताना। जैसे ये अपना ब्लॉक है, ये वेज है, r/3, ठीक है। विथ साइन देखोगे तो पीछे की तरफ, ठीक है ठीक है। बच्चों याद करो, एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, डायरेक्ट उससे कर सकते हो, और तो बच्चों मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से ही कर रहा हूँ। अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो बच्चों मैंने फॉर्मूला ये लिखवाया था, नीचे टोटल मास, तो टोटल मास m प्लस 2m, अब माइनस m और इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट r है, तो फाइनली बच्चों तुम्हारे पास क्या आ गया, माइनस का r/3। बोलो बच्चों कोई डाउट? तो ये पीछे कितना चला जाएगा, r/3। बोलो बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब सेकंड बच्चों इसमें लिख लो, बच्चों इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है, जो लास्ट टर्म पे मैंने एक फॉर्मूला बताया था उसके बेसिस पे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। अब सेकंड बच्चों इसमें लिख लो, तो जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन था उसमें जितना मुझे याद है m और कैपिटल M था, m और कैपिटल M था, उसमें कोऑर्डिनेट पूछा था, जो भी मैं पूछने वाला हूँ, और भी चीजें थी वो समझते हैं, ये चीज क्लियर है ना। सेकंड बच्चों फिर इसमें लिख लो, राइट x कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लॉक, राइट x कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लॉक, its speed when it reaches at point B, when it reaches at point B। तो जो ब्लॉक है, ब्लॉक कौन है अपना, m, स्मॉल m, तो वो A से B पहुंच गया, तो जब वो B पॉइंट पे पहुंच गया तब तुम्हें x कोऑर्डिनेट उसका लिखना। तो जो आपके एग्जाम में था उसमें शायद एक तो x कोऑर्डिनेट पूछा था, दूसरा स्पीड पूछी थी, यही दो चीजें उसमें पूछी थी। L प्लस 2r/3, बिल्कुल ठीक है। स्पीड और लिख लो, क्लियर है ना, यहाँ तक कर लो बच्चों। कर लिया, स्पीड आ गई। स्पीड के लिए क्या किया तुमने, ठीक है, हाँ सही है। तो एनर्जी कंजर्वेशन साथ साथ फिर मोमेंटम कंजर्वेशन भी कर लगाया होगा, या
इक्वल टू बी वाली वो आगे रेफरेंस लाइन हाँ। वो मोमेंटम पोटेंशियल तो जीरो ही हो जाएगी ना, वो ठीक है, तो फिर तो मतलब एम जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। नहीं उसमें मिस्टेक है। और कुछ, और कोई? देखो बच्चों याद करो, जब मैंने ये डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन बताया होगा, या हो सकता है बच्चों जो एक्सप्लोजन वाला क्वेश्चन बताया हो, तब भी ये पैटर्न बताया होगा, हालांकि लिखवाया नहीं होगा, वो बस एक्सप्लेन कर दिया होगा कि मान लो जैसे ये ऐसे स्लाइड करके आया, स्लाइड करके आया, तो पहले सिस्टम रेस्ट पे है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो एनर्जी कितनी लॉस करेगा, mgh, दोनों में बढ़ेगी, तो दोनों के मास सेम है तो दोनों की बराबर बराबर, और उस तरह से हम कर सकते हैं। याद आया बच्चों? उसमें k1/k2 का शायद मैंने रेशो वगैरह भी निकलवाए थे, तो फिर मैंने इस तरह के 2-4 क्वेश्चन ऐसे बता दिए थे लेकिन लिखवाए नहीं थे। याद आया? तो वो पैटर्न बच्चों इसमें लगाना पड़ेगा, तो वो अब बच्चों समझो। प्रॉपर मेथड बच्चों ये होता है कि हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं और एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन बच्चों अगर हम डायरेक्ट कर लें तो उतना डिटेल में बच्चों में नहीं जा रहा हूँ, ये 2m ये m, इसकी स्पीड अगर मैं v मान लेता हूँ तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 2v, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जब नीचे आएगा तो ये पीछे जाएगा, पूरे को सिस्टम माने तो x में कोई फोर्स नहीं है, तो x में मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो इस छोटे वाला मान लो ये ब्लॉक है और ये वेज, तो ब्लॉक वेज की स्पीड अगर मैं v मानता हूं तो ब्लॉक की स्पीड 2v होनी चाहिए। इतना बच्चों समझे? अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो अब अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो अब बच्चों अपने पास इसकी एनर्जी हाफ 2m v स्क्वायर, हाफ m 2v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, mgr। तो अब बच्चों अगर मैं स्पीड निकालता हूं तो देख लो, एनर्जी में प्लस माइनस में नहीं होगा, ठीक है? ओके बच्चों देखना 2 2 4 तो 2mv स्क्वायर शायद है ना, mgr, तो v बच्चों यहाँ से आ जाएगा gr/2 अंडर रूट। चेक करो अगर कहीं मिस्टेक दिख रही है, समझ पाए बच्चों? तो बच्चों उसमें यही स्पीड पूछी गई थी और कोऑर्डिनेट पूछा गया था, ये पैटर्न था, बस फर्क ये था उसमें m और कैपिटल M था, m और कैपिटल M था, तो उसके साथ बस ये रहता है कि आपको थोड़े बड़े टर्म डील करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ जब आप सॉल्व करोगे तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M, जब कोऑर्डिनेट लिखोगे तो वही l, अच्छा कोऑर्डिनेट बच्चों मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया है ना, अच्छा अच्छा फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना, सही से। हाँ कहाँ, अच्छा हाँ वहाँ मिस्टेक है, यहाँ 2v का स्क्वायर, तो 4 और 2 6 मतलब 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा gr/3। ओके एक बार कोऑर्डिनेट बच्चों में और बता देता हूँ, देखो ये l है, ये इधर गया तो r और आगे कितना आ गया r, तो कोऑर्डिनेट बच्चों अगर मैं लिखता हूं तो l तो था ही प्लस r, लेकिन जितना ये पीछे चला गया उतना कम हो जाएगा, तो -r/3। ये अगर मान लो उस फॉर्मेट में रहा होता तो आप लिखते माइनस का mr/m+n, इसकी जगह ये रखते, बस उतना फर्क पड़ता, तो वो आंसर आ गया। समझ गए ना बच्चों? कोऑर्डिनेट अगर वो उससे चिपका हुआ है, ब्लॉक नहीं मतलब वेज नहीं फिसल रहा तो l+r, लेकिन वो पीछे आ गया तो उतना कोऑर्डिनेट अपना कम हो जाएगा। समझ गए ना बच्चों? अभी ये चीज क्लियर है, कोऑर्डिनेट हो गया, स्पीड हो गया। काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं, हाफ mv स्क्वायर से इनकी निकाल सकते हैं। एक तरीका बच्चों ये कर सकते हो, या फिर देखो देखना बच्चों ये सिचुएशन है, हमसे किसकी स्पीड पूछी है बताओ, ब्लॉक की, तो याद रहे ये स्पीड वेज की है, ये किसकी है, वेज की, इससे डबल स्पीड होगी ब्लॉक की। एक और तरीका बच्चों ये मैंने कल एक्सप्लेन किया होगा कि बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, बच्चों बताओ मास किसका कम है, ब्लॉक का, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो उसकी 2k इसकी k किसके बराबर होनी चाहिए, mgr, तो k यहाँ से आ गया mgr/3,
यानी कि वेज की इतनी है, तो ब्लॉक की कितनी होगी 2mgr/3 हाफ m v स्क्वायर। आप देखो वो 4gr मतलब वही आ गया, समझ गए ना बच्चों। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ये मेथड मैंने शायद कल परसों सिखाया होगा। ये चीज क्लियर है। अब बच्चों देख के बताओ, यहां तक कहीं कोई दिक्कत, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा मैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत डाउट तो नहीं ना, ठीक है। अब बच्चों मुझे वापस बताओ, अगर मैं पूछता हूं पूरे सिस्टम के लिए x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, पूरे सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का x में एक्सेलरेशन क्या है, पूरे सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का x में एक्सेलरेशन क्या है? बहुत आसान है, देखो आराम से, कुछ करना नहीं है। पूरे सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास या पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का x में एक्सेलरेशन क्या है? कोई कैलकुलेशन नहीं, जीरो। क्यों नहीं? वो रीजन फोर्स नहीं, पूरे को एक सिस्टम मान लो, पूरे को एक सिस्टम मान लो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है x में, y में तो चलो ग्रेविटी है, x में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पे तो नहीं है, उनके बीच में इंटरनल जरूर चल रहा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अपने पास नहीं है। लिख रखा है ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, समझ गए ना बच्चों। तो अगर x में अगर मैं सिस्टम का या सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछूंगा तो क्या होगा? जी, समझ गए ना बच्चों, ठीक है। बच्चों मुझे वापस बताओ, नीचे सरफेस रफ है मतलब स्मूथ है, नीचे सरफेस स्मूथ है, बट ऊपर जो ये वाली सरफेस है वो रफ है, वो कैसी है? रफ है। अब पिछले वाले क्वेश्चन का फिर आंसर दो, पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का x में एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो, क्योंकि अगर रफ भी होगी तो जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, उससे कोई लेना देना नहीं। बोलो बच्चों, कहीं कोई दिक्कत इसमें? समझ गया ना, ठीक है। अब बच्चों वापस से क्वेश्चन का आंसर दो एक बार, ये चीज समझ गए ना, ठीक है। बच्चों एक बार देख के बताओ ये ब्लॉक यहां से इधर स्लाइड कर गया, तो ये वेज कहां जाएगा? पीछे। कितना पीछे जाएगा? r/3। अब यहां स्लाइड करने के बाद ये ब्लॉक कहां जाएगा? और आगे जाएगा, कहां तक जाएगा? सी तक। तो जब वो ऊपर जाएगा तो वेज कहां जाएगा? वेज कहां जाएगा? वापस समझो बच्चों, ए से बी तक ब्लॉक आ गया, ए से बी तक ब्लॉक आया, वेज कहां गया? कितना पीछे गया? r/3। कोई डाउट तो नहीं? इसी में मैं बोल रहा हूं कि मैंने इसको छोड़ा, ये स्लाइड करके यहां पहुंच गया। अब B से जब C जाएगा, B से जब C जाएगा तो वेज कहां जाएगा? आगे क्यों जाएगा? ठीक है, तुम बताओ पीछे क्यों जाएगा? देखो अब मैं बता रहा हूँ, समझना। देखो जो हमारा नॉर्मल दिमाग कहता है वो क्या कहता है वो समझो, जो जनरली आप लोगों के दिमाग में आएगा वो मैं बता रहा हूँ। जनरली बच्चों आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि इसके बाद उस पर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो उसको कहाँ ले जाएगा? आगे। लेकिन एक्चुअल में जब वो यहाँ से इधर आया तब तक इसके पास एक स्पीड आ गई, एक स्पीड आ गई। तो आप ऐसे समझो जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है, या कार मान लो तुमने कार दौड़ाई, ब्रेक लगा दी, तो ब्रेक लगाने के बाद कार पीछे जाती है क्या? जाती तो आगे ही, भले ही ब्रेक लगा दिए, फोर्स पीछे लग रहा है, बट वो कहाँ जाती है? आगे। क्यों? क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है। तो वैसे ये यहाँ जब आएगा तो इसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी, वो वेलोसिटी उसे पीछे लेके जाएगी, ये फोर्स इसको आगे लेके जाएगा, लेकिन वेलोसिटी की वजह से वो पीछे ही जाएगा, बट उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन वो जाएगा पीछे ही। तो अब मान लो वो स्लाइड करके यहाँ पहुँच गया। अब मैं पूछता हूँ कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो यहाँ r की जगह क्या रखोगे? 2r, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? माइनस का 2r/3। समझ गए बच्चों? तो इधर आया
तो r/3 पीछे गया, फिर इधर जाएगा तो फिर और r/3 पीछे जाएगा। अब बच्चों मान लो इधर आया तब क्या होगा, b से, अब c से b आएगा तब b, तो फिर आगे जाएगा, तो c से b जाएगा तो r/3 फिर खिसक गया, और b से a जाएगा तो r/3, तो फिर बच्चों ये यहीं ओरिजिन पे आ जाएगा, ये कभी भी इस ओरिजिन के आगे नहीं जाएगा। देखो मान लो इस r को एक बार मैं 6 मीटर बोल रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ 6 मीटर, तो जब ये इधर आया तो ये 2 मीटर इधर खिसक गया, उधर गया तो 2 मीटर और खिसक गया, जब इधर आया तो 2 इधर खिसक गया, फिर 2 इधर खिसक गया, तो ये ऐसे इधर ही खिसकता रहेगा, कभी भी उस साइड नहीं जाएगा। थोड़ी टाइम बाद आपके दिमाग में जरूर ऐसा ही लगेगा कि जब इधर जाएगा तो आगे मूव करेगा, बट आगे मूव नहीं करेगा। समझ गए ना बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब बच्चों वापस से क्वेश्चन को देख के मुझे बताओ, अगर मैं पूछता हूं पूरे सिस्टम का ए से जब सी मूव कर रहा है, ए से जब सी मूव कर रहा है, तो वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन और कुछ नहीं। देखो एक्स में तो 0 ही है, वो तो भूल ही जाओ। वाई डायरेक्शन में पूरे का सेंटर ऑफ मास जो है उसके एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? बच्चों समझ तो पा रहे हो ना, ऊपर से तो नहीं निकल रहा, ठीक है ना? केवल डायरेक्शन बतानी है और कुछ नहीं। चलो बच्चों इस पॉइंट को लिखवा देता हूँ, तो एक एग्जाम आगे बच्चों एक पॉइंट इसमें और लिख लो, एक पॉइंट बच्चों लिख लो, ठीक है? अभी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक? ओके बच्चों एक पॉइंट इसमें आप और ऐड कर लो, फिर यहां तक चीजें क्लियर है ना? ठीक है, इस तरह से लिख लो, राइट एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन। बोलो बच्चों क्या हो जाएगा? 0, तो वो 0 हो गया, ठीक है? सेकंड लिख लो बच्चों, एक और मतलब पॉइंट, राइट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, राइट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन फॉर कंप्लीट मोशन, राइट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन फॉर कंप्लीट मोशन, केवल डायरेक्शन, ठीक है ना? हाँ अब बच्चों थोड़ा सा सोचो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ सत्यम तुम बताओ, तुमने आंसर क्या दिया? डाउनवर्ड। क्यों तुम्हें ऐसा लगा वो मुझे बताओ, ठीक है? सोचो, केवल बच्चों डायरेक्शन बताने। हाँ ए से सी के लिए बताओ पहले, बाकी बाद में सोचेंगे। केवल डायरेक्शन बच्चों, बहुत आसान है, कोई कुछ हाई फाई चीज नहीं सोचनी है। चलो बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ फिर, ठीक है? डायरेक्शन बताओ एक्सीलरेशन की, केवल देखते हैं भी तुम लोग। चलो मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है बच्चों? ध्यान से समझो, एक्स में 0 होगा उसमें कोई तकलीफ नहीं, ठीक है? अब वाई पे फोकस कर, तो वाई पे बच्चों अगर मैं फोकस करता हूँ तो बच्चों ये समझो, जो ये बड़ा ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक वो कभी भी इधर मूव कर सकता है, तो इसका तो पक्का 0 ही, इसका तो पक्का ही 0 है, क्योंकि ये कभी इधर उधर मूव कर ही नहीं सकता, ठीक है? अब बच्चों जो दूसरा ब्लॉक है, दूसरे ब्लॉक को अगर मैं देखता हूं तो ध्यान से समझना, दूसरे ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अपना क्या लग रहा है? mg। दूसरे ब्लॉक पे अपना एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है? mg। क्लियर है? वो डाउनवर्ड है। एक और फोर्स अगर हम देखें वो नॉर्मल है, लेकिन अगर हम पूरे को सिस्टम मान लें तो नॉर्मल अपना इंटरनल हो जाएगा। पूरे को सिस्टम मान लें तो नॉर्मल इंटरनल हो जाएगा, उससे मतलब नहीं। तो इस पे अगर हम देखें एक्सटर्नल फोर्स इधर mg लग रहा है, जो कि डाउनवर्ड है, तो समझो mg है, एक मान लो चलो नॉर्मल भी है,
लेकिन mg डाउनवर्ड है, नॉर्मल तो खैर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, तो ओवरऑल जो अपना एक्सीलरेशन आएगा वो कहाँ आ जाएगा, डाउनवर्ड। वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन होता है। बड़े ब्लॉक से तो मतलब ही नहीं है, छोटे ब्लॉक पे देखोगे तो mg एक्सटर्नल फोर्स है, वो डाउनवर्ड है, तो अपना क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। अब बच्चों सोच के बताओ B2C में एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी, क्यों, सही है। कई बार बच्चों को लगता है कि अब ऊपर जा रहा है तो एक्सीलरेशन ऊपर हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। हम पार्टिकल को ऐसे फेंकते हैं, जाता ऊपर है, एक्सीलरेशन कहाँ होता है, नीचे, तो एक्सीलरेशन तो फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। मान लो फिर नीचे आ रहा है, तब डायरेक्शन, तो सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी, डाउनवर्ड। वो इधर जाए इधर जाए इधर जाए इधर जाए फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स में जीरो। तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी, डाउनवर्ड। वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड, और ओवरऑल सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन की डाउन डायरेक्शन लिखूंगा तो भी कहाँ होगी, डाउनवर्ड। अभी बच्चों समझ पाए, इसके सारे पार्ट्स बच्चों समझ पाए, वैल्यू नहीं निकाल पाओ, A1 कैसे लिखोगे, नहीं जी नहीं है ना, उसमें नॉर्मल भी तो लग रहा है, तो वैल्यू नहीं निकाल पाओ, वो नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। दिक्कत ये कि ये फिक्स होता तो सर्कुलर मोशन होता तो भी एक बार कर लेते, ये सर्कुलर मोशन भी बहुत अजीब तरह का है। हालांकि इसमें एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, पर अभी छोड़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, तो उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल लेवल का ही करते हैं, बहुत हाई फाई लेवल का और डिस्कस इसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक बच्चों क्लियर है। अब बच्चों इससे ड्रॉ कर लो, इसका मास कैपिटल M, ठीक। यहाँ से बच्चों इस ब्लॉक को फेंका, फ्रिक्शन म्यू है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू, दोनों के बीच में म्यू। इधर बच्चों स्मूथ है, ग्राउंड क्या है, स्मूथ है, ठीक है। बच्चों एक काम करता हूँ, थोड़ा आसान रहे तो इसके लिए मैं इसको 2m कर देता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट हम समझ जाएंगे, बस डेटा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब बच्चों इसको ऐसे फेंक दिया, फेंका, ब्लॉक मान लो यहाँ से फेंका, वहाँ रुक गया, आपको वेलोसिटी ऑफ ईच एट दैट टाइम, तो रुक गया है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ठीक है ना। द ब्लॉक कम टू एट रेस्ट, हाँ लिख रखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों रुक गया है तो दोनों की वेलोसिटी सेम ही होगी, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, कर लो फटाफट, ठीक है ना, कर लो। बच्चों बहुत आसान है, कुछ भी खास नहीं है, आराम से हो जाएगा, कर लो। पिछले क्वेश्चन में तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, सही है। ठीक है बच्चों, सीधा सा है, कुछ ज़्यादा है नहीं। देखो थोड़े टाइम बाद अगर हम देखेंगे तो बच्चों ये यहाँ रुक गया है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, मतलब दोनों की वेलोसिटी एक तरीके से सेम हो गई, 2m m। अब बच्चों बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, बट इंटरनल है तो दिक्कत नहीं है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाऊंगा तो mv0 2m इंटू 0, mv और ये 2mv, v इक्वल टू v0 बाई 3। बोलो बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत, ठीक है ना।
बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? सेकंड बच्चों, ठीक है ना बच्चों? ठीक, फर्स्ट पार्ट क्लियर है ना? ठीक है। सेकंड बच्चों आप इसमें लिख लो, कैलकुलेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, calculate change in kinetic energy of system, calculate change in kinetic energy of system and work done by friction in above case, calculate change in kinetic energy of system and work done by friction in above case. तो सिंपल सा ये बच्चों कर लो। कर लिया बच्चों? बोलो बच्चों क्या आ जाना चाहिए? टू बाई थ्री एम वी नॉट स्क्वायर। देखते हैं और कोई बच्चों क्या आ रहा है? बोलो बच्चों। एम वी नॉट स्क्वायर बाई थ्री। और बच्चों सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का चेंज बताना है सिस्टम की, ठीक है ना? हाँ माइनस में आना चाहिए, पहली चीज तो ये है, ठीक। अब देखते हैं बच्चों, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का चेंज अगर मैं लिखता हूं तो फाइनल हाफ 3m वी नॉट स्क्वायर बाई 9। बच्चों थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, हाफ टोटल मास 3m वी नॉट बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस इनिशियल हाफ। बच्चों इसकी तो कोई है नहीं तो छोड़ दो, ठीक है ना? या चाहो तो लिख लो हाफ 2m 0 स्क्वायर हाफ m वी नॉट स्क्वायर। अब बच्चों सॉल्व करोगे तो 3 देखो बच्चों 1/6, 1/6 इसको हम लिख सकते हैं 3/6, तो 2/6 तो 1/3। तो डेल्टा के सिस्टम अगर मैं लिखता हूं तो माइनस का 1/3 बचा था ना, m वी नॉट स्क्वायर। तो ये आ जाना चाहिए। बच्चों समझ पाए इसमें? अभी कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है ना? ओके। फिर बच्चों मैंने इसमें पूछा है वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वो बच्चों क्या होगा? यही होगा बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वही अपने आप में वर्क डन होगा। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? ये चीज बच्चों अभी क्लियर है? ठीक है। तो बच्चों फिर समझो, पहले मैंने स्पीड पूछी ये निकल आई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछा आ गया, वर्क डन बाई फ्रिक्शन पूछता हूं वो यही होगा, क्योंकि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुई है वो फ्रिक्शन की वजह से ही हुई है, वो भी यही होगा। अब बच्चों इसमें अगर 2m की जगह कैपिटल M ले लेते तो बस कैलकुलेशन अपने पास बढ़ जाती, पर चीजें वही रहती, कंसेप्ट वही रहता, बस हमको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बड़ा डेटा मैनेज करना पड़ता, बट कंसेप्ट बच्चों समझ पाए ना? ठीक है। अब एक चीज और समझो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है। अब जो वर्क डन बाई फ्रिक्शन है उसे मैं वापस डिस्कस कर रहा हूं, उसे समझते हैं। ये चीज क्लियर है ना? तो यही अपना वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो गया। अब फिर समझो वर्क डन
बाय फ्रिक्शन इन अदर फॉर्मेट, अदर फॉर्मेट। तो अब एक और फॉर्मेट में मैं वर्क डन डिस्कस कर रहा हूँ, वो बच्चों समझो। देखो बच्चों ऐसे समझें, ओके, मान लो बच्चों जैसे यही चीज है, समझना, इस पे ये रखा है बच्चों, मैंने इसको यूं खिसका दिया, तो बच्चों फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक। मान लो मास सेम है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगा? म्यू एम जी। और मान लो मैंने यूं खिसका दिया, तो इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा? देखो इसको एल ऐसे खिसका दिया, माइनस म्यू एम जी एल नेगेटिव। कोई दिक्कत बच्चों? समझो, मैं यूं खिसकाऊंगा तो म्यू एम जी पीछे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो माइनस का म्यू एम जी एल। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब बच्चों फिर समझो, मान लो ये सिचुएशन है कि ये है, मान लो बच्चों यहाँ हम इसको ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। मान लो बच्चों मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे था, अभी मैंने इसको ऐसे खिसका दिया, ठीक है ना बच्चों, मान लो जस्ट ऐसे खिसका दिया, डी डिस्टेंस खिसका दिया, डी डिस्टेंस। तो बच्चों बताओ ये खिसक के यहाँ आ गया, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? एल प्लस डी, एल प्लस डी। तो इस पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था? ब्लैक वाले पे, पीछे। तो इसका वर्क डन क्या होगा? माइनस का म्यू एम जी डी प्लस एल, माइनस का म्यू एम जी डी प्लस एल। तो बच्चों अगर मैं फ्रिक्शन का वर्क डन लिखता हूं तो माइनस का म्यू एम जी, मान लो ये डी चल लिया, मान लो ये डी, जिसमें मैंने बंदा बना दिया, ब्लॉक बनाना था, मान लो बच्चों ये डी चल लिया, बैक से लिया तो फिर बैक टू बैक लोगे, जैसे अगर स्टार्ट वहां से किया है तो बैक टू बैक डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो म्यू एम जी डी प्लस एल, ये ब्लॉक पे हुआ। अब बच्चों बताओ इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो प्लैंक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। वो कितना डिस्प्लेस हुआ? डी। तो उस पे वर्क डन लिखोगे तो म्यू एम जी डी। अब ये कट के फाइनली वर्क डन, अभी फ्रिक्शन बच्चों क्या आ जाएगा? माइनस का म्यू एम जी एल। एक बार बच्चों कर लो, फिर मैं इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ। समझ पाए ना बच्चों? इस सिचुएशन में फ्रिक्शन का वर्क डन क्या हो गया? माइनस का म्यू एम जी एल। इसी को बच्चों में ऐसे लिख सकते हैं, डब्लू फ्रिक्शन माइनस का म्यू एम जी इंटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब बच्चों इसका यूज क्या होता है वो समझो। जैसे जनरली जो थोड़े से टफ और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसको मैंने, जैसे बच्चों इसको तो मैंने तोड़ तोड़ के करवाया, आपको वो तोड़ तोड़ के नहीं पूछते, सीधा पूछते हैं कि भाई आपको बोल दिया पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया, ठीक ना, पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया, डेटा कुछ दे रखा है, वहां जाके रुक गया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बताओ, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बताओ। तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से स्पीड निकालोगे, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, तो ये फ्रिक्शन का वर्क डन हो गया। अब दूसरा तुम फ्रिक्शन का वर्क डन यहाँ से निकालोगे, ये दोनों वर्क डन सेम होने चाहिए, ये दोनों वर्क डन सेम होने चाहिए। तो इन दोनों को जब तुम इक्वेट कर दोगे, तुम्हारे पास अगर सारा डेटा होगा तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकल आएगा, ठीक है ना। या मान लो कोई और चीज पूछते हैं तो वो निकल आएगा। समझ पाए? आपसे पूछ लिया कि कितना डिस्टेंस चल के रुकेगा, तो वो निकल जाएगा। जैसे मान लो आपको बोल दिया बहुत लंबा प्लैंक है, उस पर ऐसे फेंक दिया, थोड़े टाइम बाद चल के रुक जाएगा, तो प्लैंक पे कितना रिलेटिव चल के रुकेगा वो पूछ रहे हैं, तो वो निकाल सकते हो। तो उसमें हम इसे यूज कर लेते। तो सिंपली इस तरह की जो भी सिमिलर सिचुएशन होंगी उनमें आप अप्लाई कर सकते हो कि भाई फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस का म्यू एम जी एल।
फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस का म्यू एम जी एल, और एल अपने पास क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना बच्चों, बताओ अभी इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ पाए। इसी में अगर मान लो हम एम और कैपिटल एम लेंगे तो बस बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, बट कंसेप्ट सारी यही रहेगी। इसे हटा दूं बच्चों, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब बच्चों इससे फिर आप ड्रॉ कर लो। ये मान लो बच्चों 3 kg 6 kg, ठीक है ना, के ये है, और अभी ये नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है। एनएलपी से मतलब है कि अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, इसकी रफ्तार 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी रफ्तार 1 मीटर पर सेकेंड, और सरफेसेस बच्चों स्मूथ है। सरफेसेस क्या है, स्मूथ। मान लो बच्चों ये डायरेक्शन प्लस, ये डायरेक्शन माइनस, ठीक है। तो बच्चों अब इसमें लिख लो फर्स्ट, तो गिवन इंस्टेंट पे बच्चों बताना, गिवन इंस्टेंट पे, ठीक है। ठीक, ड्रॉ कर लो। स्प्रिंग कांस्टेंट के है और अभी नेचुरल लेंथ पे है। एनएलपी से मतलब नेचुरल लेंथ पोजीशन, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। अब बच्चों इसमें लिख लो फर्स्ट, फाइंड वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, m1v1 m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। काइनेटिक एनर्जी बच्चों कैसे लोगे, हाफ टोटल मास vcm का स्क्वायर। तो एक बार कर लो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है ना बच्चों, कर लो फटाफट। बोलो बच्चों, कर लिया? बोलो vcm कितना आ रहा है, kcm सही है। बच्चों देखो vcm अगर मैं लिखूंगा तो m1, लेट से बच्चों इसको फर्स्ट मान लिया, तो 3 इंटू माइनस 1 6 इंटू 2 अपॉन टोटल मास 9, ठीक है ना। 3 प्लस 2 लिख लो चाहो तो बच्चों 12 में से 3 मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 मीटर पर सेकेंड। किस तरफ होगी, पॉजिटिव आया है तो इधर। कोई डाउट बच्चों? ठीक है। सेकेंड KCM अगर मैं लिखता हूँ तो हाफ टोटल मास 3 प्लस 6, 1 का स्क्वायर 4.5 जूल। बोलो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत? ये चीज़ क्लियर है ना बच्चों? कोई भी कंफ्यूजन इसमें? सार्थक क्लियर है? ठीक है। सेकंड के बाद मतलब फर्स्ट में ही वो दो पार्ट थे, खैर समझ गए ना बच्चों? ठीक है। सेकंड बच्चों फिर लिख लो, राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, राइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम in center of mass frame, write kinetic energy of system in center of mass frame and in ground frame, write kinetic energy of system in center of mass frame and in ground frame। तो बच्चों ग्राउंड फ्रेम में तो डायरेक्ट लिख सकते हो, तो सबसे पहले ग्राउंड फ्रेम में लिख के बताओ। ग्राउंड फ्रेम में तो आपको कुछ करना नहीं, तो पहले सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में लिख लो। ग्राउंड फ्रेम में बोलो बच्चों, ग्राउंड फ्रेम में क्या आ जाएगी, 6.5
और कोई ग्राउंड फ्रेम में बच्चों देखो हाफ 3 1 स्क्वायर हाफ 6 2 स्क्वायर 6.5 कैसे आ गई तुम्हारी? तुमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या? मैंने पहला ही क्वेश्चन मैंने याद करो सिस्टम जब काइनेटिक एनर्जी बताया था तब बोला था कि वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, मतलब यही किया है सेम, बस माइनस कर दिया। अच्छा अच्छा ठीक है। तो बच्चों देखो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर तो 12 13.5 समझ गए ना बच्चों? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? बस हाफ एम वी स्क्वायर खत्म। कोई डाउट? अब बच्चों दूसरा पार्ट जो है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी पूछी है, वो चीज समझो क्या होती है। अब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पहले हर एक की वेलोसिटी लिखो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हर एक की वेलोसिटी लिखोगे, फिर काइनेटिक एनर्जी के लिए यही फॉर्मूला लगाओगे। एक बार करो, इसमें बच्चों शुरू के 3 पार्ट में या इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो वो पहले पूछ लो। अरुण क्लियर है? ये कोई दिक्कत तो नहीं? सिद्धार्थ तुम्हें क्लियर है? नाइन बाई टू देखते हैं, मुझे आंसर नहीं पता, नहीं अभी देखते हैं। करना क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में पहले स्पीड लिखनी पड़ेगी, फिर जाके निकल पाए। बच्चों यहां तक क्लियर है ना? नंदिनी क्लियर है यहां तक? 9 सही लग रहा है मुझे। बच्चों देखो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो बच्चों। अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखता हूं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में तो 6 3 सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इसको रेस्ट पे लिख रहा हूं इन COM फ्रेम, तो इसको रेस्ट पे लोगे तो इसकी 1 वेलोसिटी है, उल्टा करके दोगे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। बच्चों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 1 है, तो आप उस पर बैठ गए तो आपको दुनिया पीछे 1 से जाती हुई दिखाई देगी, तो इसको पलट के 1 दोगे तो ये 2 हो गई, इसको पलट के 1 दोगे तो ये कितनी हो जाएगी 1। बच्चों ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया है, समझ गए ना? 2 है, पलट के 1 दोगे तो 2 में से 1 गया 1 है, पलट के 1 दोगे तो ये 2 हो गया। अब अगर मैं लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी, तो बच्चों बताओ हाफ 3 2 स्क्वायर हाफ 6 1 स्क्वायर कितना आ गया 9। बोलो बच्चों यहां तक कहीं कोई कंफ्यूजन? समझ पाए बच्चों? ठीक है, ये चीज क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, पहले इतना कर लो फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। बच्चों ये समझ पाए ना? तो सबसे पहले बच्चों हमने VCM निकाला, फिर KCM हाफ टोटल मास VCM के स्क्वायर से निकाल लिया, फिर ग्राउंड फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी लिखी वो ये आ गई, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बच्चों काइनेटिक एनर्जी लिखी ये आ गई। अब बच्चों बताओ ग्राउंड फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी और सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी सेम है या डिफरेंट है? तो बच्चों यहाँ से कुछ पॉइंट्स अपने बनते हैं जो कि मैं अभी लिखवा दूंगा, और उनका यूज होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, थोड़ा बहुत यूज होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, और भी थोड़ा बहुत यूज होता है वो हम देखेंगे। तो वो बच्चों आप समझो, मुझे ये बताओ दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है या नहीं? नहीं। तो यहाँ से बच्चों ये साबित होता है कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बोलेंगे कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो वैसा कोई जरूरी नहीं। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी सेम हो ऐसा जरूरी नहीं, ये चीज क्लियर है। अब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो होती है बच्चों सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी। तो 4.5 प्लस 9 कितना आ गया 13.5। तो ये भी अभी मैं लिखवा दूंगा। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी, यानी कि आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में बच्चों समझो मैं ऐसे ही बता रहा हूं फिर लिखवा दूंगा।
अगर इसमें पूछा जाए कि देखो बच्चों ये ऐसे ऑसिलेशन करेगा और आगे भी चलता जाएगा, क्योंकि नेट वेलोसिटी इधर है तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा मोशन होगा, ये आगे भी चलता जाएगा और ऑसिलेशन भी करेगा, वेलोसिटीज कम ज़्यादा होंगी, आगे चलता जाएगा, कॉम्प्लेक्स सा मोशन होगा। फिर इसमें बच्चों कई बार आपसे ये पूछते हैं कि पूरे मोशन में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ, पूरे मोशन में मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो जो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी है 4.5 जूल, वही अपनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी होती है वही अपनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। अब सेंटर ऑफ मास और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कब सेम होती है वो समझो, जब सभी पार्टिकल सेम स्पीड से चल रहे हो, जब सभी पार्टिकल सेम स्पीड से चल रहे हो तो जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी वही सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो ये पॉइंट अभी मैं लिखवा दूंगा, बट अभी समझो, ये चीज समझ गए ना। अब इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों कई बार आपसे ये पूछता है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशन बताओ, तो जितना कंप्रेशन आएगा उतना ही इलोंगेशन होगा, क्योंकि वो ऐसे ऑसिलेट करते हुए जाएगा। तो कोई भी चीज पूछेगा तो उसमें करना क्या होगा वो दिमाग में रखो। फाइनल कंक्लूजन, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो तुमसे अगर पूछा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन बताओ, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, kx²। तो पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, जब कंप्रेशन या इलोंगेशन क्या हो, मैक्सिमम। अब पोटेंशियल मैक्सिमम है तो काइनेटिक क्या होगी, मिनिमम। तो अगर हमसे मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा है मतलब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, ये पक्का है। काइनेटिक एनर्जी कब मिनिमम होगी, जब ये पूरा सिस्टम सेम वेलोसिटी से मूव करे। तो अब आगे जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो एक तो तुम ये कर सकते हो कि सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी लिख लो, वही मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है। जैसे बच्चों अब इसमें थर्ड पार्ट लिखो, थर्ड पार्ट, राइट मैक्सिमम कंप्रेशन और इलोंगेशन इन स्प्रिंग ड्यूरिंग मोशन, राइट कंप्रेशन और इलोंगेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन और इलोंगेशन इन स्प्रिंग ड्यूरिंग मोशन। ये चीज क्लियर है। अब बच्चों समझो, मेथड 1 अगर मैं डिस्कस करूं तो देखना KI UI KF UF एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x², x के टर्म्स में आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम चाहिए, तो जो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी होती है वही मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आंसर आ गया 9 मतलब 18/k²। एक मेथड समझ गए बच्चों। सेंटर ऑफ मास की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, इससे कर लो। ये चीज क्लियर है, बोलो सत्यम कोई डाउट हो। दूसरा मेथड, जनरली क्या होता है हम ये चीज भूल जाते हैं, ये चीज भूल जाते हैं, तो उस वजह से मैं दूसरी चीज ये बोलता हूँ कि तुम दिमाग में ये याद रख लो, जब पूरा सिस्टम सेम वेलोसिटी से चल रहा होगा, जब पूरा सिस्टम सेम वेलोसिटी से चल रहा होगा तब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। तो पूरे सिस्टम को सेम वेलोसिटी से, याद रहे वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी, मान लो 6v। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तो 6 × 2, मैं पूरा बताता हूँ, फ्रॉम, या बस लिख देता हूँ, P इनिशियल P फाइनल। पहले मोमेंटम बच्चों 6 × 2 प्लस 3 × -1, बाद में मोमेंटम 3v 6v। तो v बच्चों यहां से कितना आ जाएगा 1, v1 आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। अब बच्चों अगर काइनेटिक एनर्जी लगाओगे, ठीक है ना, तो एट मैक्सिमम
इलोंगेशन या कंप्रेशन, ये रहेगा। तो अब अगर बच्चों में लगाता हूं तो के आई यू आई के एफ यू एफ, इनिशियल काइनेटिक बच्चों वही लिख चुके हैं तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, पोटेंशियल 0, फाइनल काइनेटिक बच्चों हाफ, टोटल मास 9, 1 का स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, आप देखो वही आ जाएगा। तो जो याद रह जाए वो ठीक है, बाकी जनरली जो मेरे दिमाग में रहता है या वो ये रहता है कि ऐसा तब होगा जब पूरा सिस्टम सेम वेलोसिटी से मूव करने लगे, तब अपने आप में कंप्रेशन या इलोंगेशन मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये चीज़ें रहेंगी। ये फंडा बच्चों हम कॉलिजन में भी यूज़ करेंगे, जब पूरे के पूरा सिस्टम या दोनों पार्टिकल सेम स्पीड से मूव करने लगेंगे। जैसे आगे हम इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे कॉलिजन, उसमें ये कंसेप्ट मैं फिर बताऊंगा, तो उस समय बस मैं बता दूंगा तो वो रिकॉल कर जाना चाहिए कि ऐसा कुछ बताया था कि जब पूरा सिस्टम सेम स्पीड से मूव कर रहा होगा तब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये चीज़ रहेगी। ठीक है ना? बच्चों इसे अभी हटा दो। ठीक, अब बच्चों इसे मैं एक बार हटा रहा हूं। ठीक, अब एक काम करो बच्चों, कर लेना सबने, कर लो चलो। ठीक ठीक, ओके बच्चों कर नंदनी कर लिया या लाओ ये तो। ठीक, अब बच्चों इस तरह से लिख लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम में और मे नॉट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो भी सकती है और नहीं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? हाफ एम सिस्टम, मतलब सिस्टम का टोटल मास VCM का स्क्वायर। फिर बच्चों मैंने बताया सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों अभी अभी हमने प्रूफ किया था, वो 9 थी, ये 4.5 थी, दोनों का एडिशन आ गया था, ये वही चीज है। अब सिस्टम और सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी सेम कब होगी? इफ ऑल पार्टिकल ऑफ सिस्टम मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब विथ डायरेक्शन, then only kinetic energy of system will be same as kinetic energy of center of mass. ठीक है? KCOM मतलब center of mass की kinetic energy, half M system, SYS मतलब system, M system, M system, half M system VCM का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कर लो। तो इसके कुछ पॉइंट्स थ्योरेटिकल में पूछ लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स में पूछ लेते हैं, जैसे स्टेटमेंट वगैरह उस तरह के क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं। कर लो बच्चों। तो
बच्चों कल आप लोगों का टेस्ट है वो तो पता ही होगा, ठीक है ना। सिलेबस में मान लो जितना अपना अभी हुआ है मोमेंटम कंजर्वेशन तक ही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास वगैरह ये तो क्या नहीं आएगा। ये क्लियर ना बच्चों। अब बच्चों जो मैंने आपको एक दो पॉइंट और बताए थे वो फिर इसमें लिख लो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अभी मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, तो या तो उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या दूसरा मेथड मैंने बताया था। फिर बच्चों मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मिनिमम व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज मिनिमम ऑल पार्टिकल ऑफ सिस्टम मूव विथ सेम वेलोसिटी विच इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जब सिस्टम के सभी पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करने लगे और वो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान लो या मोमेंटम कंजर्वेशन से निकालोगे तो भी वो वही आएगी, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तब काइनेटिक एनर्जी अपने आप में क्या होगी, सिस्टम की मिनिमम होगी। बोलो बच्चों, यहाँ तक अभी कोई दिक्कत? चले बच्चों आगे, ठीक है। अब बच्चों जो अभी हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे इसे आप अटेम्प्ट करो। मान लो बच्चों लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है। 2 kg 4 V0 3 kg V0 इनिशियली स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, कैलकुलेट मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग। तो इसमें मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, जो अभी हमने किया वही क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, ठीक। बस कर लो एक बार। तो जो अभी हमने किया अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो सेंटर ऑफ मास से निकाल के करो, या जो मैंने बताया कि भाई सेम वेलोसिटी से मूव करने लगेंगे वो अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते। चाहो तो इधर प्लस माइनस मान सकते हैं। बड़ा टाइम लग गया, अभी अभी वैसा ही किया है तो जल्दी हो जाना चाहिए। कितना आ रहा है आदित्य? 15 V0 स्क्वायर, देखते हैं, मुझे पता नहीं। और कोई
बच्चों मान लो जैसे इसे मैं मेथड 2 से डिस्कस कर रहा हूँ, वो जनरली थोड़ा सा याद रहता है, समझ में भी आता है, तो ठीक रहता है। मान लो ये V, ये V, जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी तभी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं, तो P इनिशियल P फाइनल, उसका मोमेंटम लिखूंगा तो 4V0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस V0। इधर बच्चों 3V 2V, तो 8 5 V0 आ गया। V कितना आ गया? V0। ठीक है भाई। अब ये अपना स्पीड आ गई। अब अगर मैं वही KI UI, तो KI UI KF UF, तो ये कब होगा? एट मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशन, दोनों पे ही रहेगा। तो इनिशियल काइनेटिक बच्चों हाफ 3V0 स्क्वायर, हाफ 2 4V0 का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक बच्चों यहां से लिखोगे तो हाफ, टोटल मास 5, स्पीड V0 और पोटेंशियल एनर्जी मान लो ये। अब बच्चों अगर हम चेक करें तो 16 और 2 32, 35/2, 35/2 में से 5 जाएगा तो 30/2, सही है। बच्चों मैं कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो फाइनल एनर्जी आ जाएगी 15V0 स्क्वायर। बच्चों एडजस्ट कर लेना, वो आ जाएगा। कंसेप्चुअली आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो पूछो, समझ गए? अब बच्चों ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई या एनर्जी स्टोर आ गई। इसी में अगर वो इलोंगेशन पूछता है तो हाफ kx², कंप्रेशन पूछता है वो भी वही होगा। अब बच्चों इतना चेक करके बताओ, इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछो। ठीक है ना बच्चों, ये देख लो आराम से। ठीक है, ओके, तो कर लिया ना बच्चों सबने? अब बच्चों बस हेडिंग आप लिख लो, डिस्कस हम बाद में कर लेंगे। इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। तो बच्चों होमवर्क में अभी फिलहाल कुछ दे नहीं रहा हूँ, आज मैं